मुख्यमंत्री धामी ने की स्टार्टअप योजना की शुरुआत। नई पीढ़ी नए विजन के साथ नया उत्तराखंड 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख किए जाने की घोषणा की। सीएम धामी ने मासिक भत्ता 10,000 से बढ़ाकर 15,000 किया। सिंगल यूज प्लास्टिक पर हो चुका है बैन। कैबिनेट मंत्री द्वारा हर की पैड़ी पर की गई शुरुआत। स्वयंसेवी संस्थानों ने निर्मित सामग्री का लगाया स्टॉल। आम नागरिक को इसकी जिम्मेदारी होगी लेनी। पुलिस ने आगामी प्लान कर लिया तैयार। डीजीपी बोले कांवड़ियों की भारी तादाद, उमड़ने वाली भीड़। चारधाम यात्रा इस समय जोरों पर। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क। बद्रीनाथ मंदिर के दीवार पर आई दरार। उपचार के लिए 5 करोड़ का एस्टीमेट तैयार। ग्लेशियर से सुरक्षा के लिए अन्य दीवार का निर्माण। एएसआई ने बनाया एस्टीमेट 5 करोड़ रुपए। कुमाऊं में आपदा पर कमिश्नर की नजर। बिजली आपूर्ति जल्द सुचारू करने के निर्देश। बागेश्वर में बंद सड़कों को खोलने का प्रयास जारी। आपदा प्रबंधन के लिए पीडब्ल्यूडी फॉरेस्ट को किया गया तैयार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्टार्टअप योजना के तहत नई पीढ़ी के लिए नए विजन के साथ नया उत्तराखंड बनाने की पहल तेज कर दी। और स्टार्टअप चैलेंज कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पुरस्कार धनराशि को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप का मासिक भत्ता 10,000 से बढ़ाकर 15,000 किया जाएगा और एसएसटी के लिए यह भत्ता 20,000 मासिक होगा। सीएम धामी ने कहा कि जिन युवाओं के माध्यम से स्टार्टअप के क्षेत्र में काम किया जा रहा है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। युवाओं को हर एक क्षेत्र में काम करने का अवसर अगर किसी ने दिया है तो वो पीएम मोदी है। सीएम ने कहा कि मुद्रा ऋण हो या कौशल विकास, इन सब के पीछे ये उद्देश्य था कि जो भी नौजवान आगे बढ़ना चाहते हैं उनकी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। इसको लेकर लगातार एक से एक योजनाएं चलाई जा रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत बने। लोकल फॉर वोकल, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे अनेकों कार्यक्रम शुरू किए हैं। स्टार्टअप इंडिया, तो इसमें हमारे उत्तराखंड के स्टार्टअप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको आज प्रोत्साहन के रूप में हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित भी किया है। वो एक पायदान आगे बढ़े हैं और लीडर की श्रेणी में आ गए हैं। आगे और अच्छा काम करेंगे, जो कि प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत बने। उस आत्मनिर्भर भारत बनाने की कड़ी में स्टार्टअप की बहुत बड़ी भूमिका है और हमारी सरकार भी स्टार्टअप को प्रोत्साहन करने के लिए उसकी जो हमारी नीति है पूरी तरह से उनका सहयोग करके, उनका प्रोत्साहन करके उनको आगे बढ़ाने की है। और जो भी युवा जो भी इस क्षेत्र में आ रहे हैं, हमारे उद्यमी लोग भी उनके सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं और हम सबका इस प्रकार से एक संवाद का कार्यक्रम इसको लगातार जारी रखेंगे उद्योग समूहों के साथ भी, अन्य समूहों के साथ भी, जिससे कि इसकी व्यवहारिकता के साथ ये स्टार्टअप आगे बढ़े, हमारा उत्तराखंड आगे बढ़े, भारत आगे। पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन होने के बाद हरिद्वार नगर निगम द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प के रूप में स्वयं सहायता समूह संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रही है। साथ ही प्लास्टिक के स्थान पर गंगा जल ले जाने के लिए जूट, कांच की बोतलें और घाट पर बिछाने के लिए कपड़े से बने मैट बेचने का कार्य किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा हर की पैड़ी पर की गई है, जिनकी उपस्थिति में सिंगल यूज प्लास्टिक के अल्टरनेट के रूप में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा निर्मित सामग्रियों का स्टॉल लगाया गया। इस मौके पर नगर निगम द्वारा काटे जाने वाले चालानों के लिए आईसीआईसी बैंक द्वारा दी गई वेंडिंग मशीन का भी शुभारंभ किया गया।
इस मौके पर निगम द्वारा आम नागरिकों को सफाई के प्रति प्रेरित करने के लिए एक थीम सॉन्ग को भी लॉन्च किया गया। मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जैसा कि आज भारत सरकार द्वारा पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक को 1 जुलाई से बैन कर दिया गया है और सिंगल यूज प्लास्टिक को कैसे कम किया जाए, इसके लिए निगम द्वारा एक पहल की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि अगर हमें प्लास्टिक को कम करना है तो इसमें न केवल सरकारी मशीनरी की जिम्मेदारी होगी बल्कि आम नागरिक को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में कांवड़ मेला शुरू होने वाला है, जहां लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और गंगा जल भरकर अपने अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के अल्टरनेट के दौर पर लाई गई यह वस्तुएं ऐसे मौके पर बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। सभी प्रकार के उसमें अभी मैंने कहा कि पूरा प्रतिबंधित है। खाली कावड़ है ऐसा नहीं है, कावड़ जहाँ से चल रही है वहाँ से भी प्रतिबंधित है। ये पूरे देश में लागू है। कावड़ जहाँ से चलेगा लेने के लिए व्यक्ति, कावड़ जहाँ से लेके चलेगा वहाँ भी प्रतिबंधित है। तो हमारे यहाँ भी प्रतिबंधित है, देश में पूरे में प्रतिबंधित है। उसमें यदि कावड़ लेके जा रहा है तो हमने आज वो व्यवस्था दी ना, बैम्बो वाला या शीशी वाला, वो आपने उसमें कावड़ में लगा के जाए तो उसमें अपने आप ही उसमें रोकथाम लगेगी। इसमें थोड़ा हमें प्रयास सबको मिलकर करना पड़ेगा। ये बहुत जल्दबाजी में इन्होंने जैसा मुझे कहा, बहुत, क्योंकि अनेकों बार इन्होंने मेरे से आग्रह किया था, मैं समय नहीं दे पाया। कल ही मैंने इनको कहा कि हम लोग इस प्रकार से कार्यक्रम करेंगे। हम बड़ा कार्यक्रम फिर भी कर सकते हैं, ये तो अभी एक शुरुआत है, क्योंकि नगर निगम का ये मेरा पहला कार्यक्रम था। बहुत बड़े भव्य स्तर पे हो सकता है। आपका धन्यवाद है, आपने अच्छा सुझाव भी दिया है, हम करेंगे। लेकिन चूंकि मेरे पास अनेकों और भी काम थे, उस नाते मेरी व्यस्तता के कारण मैंने स्वयं ने कहा कि आप इस कार्यक्रम को जल्दी शुरुआत करें। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। आगामी 14 जुलाई से हरिद्वार और ऋषिकेश में कांवड़ियों की भारी तादाद उमड़ने वाली है। वहीं दूसरी ओर चारधाम यात्रा भी इस समय जोरों पर है। ऐसे में डीजीपी अशोक कुमार ने अपनी तैयारियों को लेकर कहा कि प्रदेश में आने वाले तीर्थ यात्रियों और कांवड़ियों के लिए उत्तराखंड पुलिस ने अपना आगामी प्लान तैयार कर लिया है। यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। तीर्थ यात्रियों को चारों धामों में दर्शन के लिए जाना है, उनके लिए अलग से प्लान तैयार किया गया है और जो कांवड़िया जलाभिषेक के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश आने वाले हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं की जा रही है। कई जगहों पर रूट को डाइवर्ट किया जा रहा है और कांवड़ियों और तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है। नहीं, पहले एक मैं ट्रैफिक में जरूर कहना चाहूँगा, जो लोग इस दौरान ऊपर के पहाड़ों पे जाना चाहते हैं, जिनको हरिद्वार नहीं आना है, हरिद्वार ऋषिकेश, तो वो उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि वो जो मेरठ के आगे जो दिल्ली साइड से आ रहे हैं, पंजाब हरियाणा से आ रहे हैं, वो दूसरे 2 रूट अपनाएं। दिल्ली मेरठ से बिजनौर, बिजनौर से कोटद्वार, कोटद्वार होकर के आप जो है तो उस रास्ते से भी बद्री केदार जा सकते हैं। और जो लोग गंगोत्री जाना चाह रहे हैं, वो लोग ये कर सकते हैं कि मेरठ मुजफ्फरनगर से देवबंद होते हुए, देवबंद से विकास नगर का रास्ता है और वहाँ से जमुना पुल से जो है वो लोग गंगोत्री जा सकते हैं। तो इन रास्तों को अपनाएं और जो हरिद्वार मुजफ्फरनगर रूट के हरिद्वार, इस रूट को अवॉइड करें। इसके दोनों तरफ से रास्ते बन गए, बहुत सारे रास्ते बन गए, उनको यूज करें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, एक तरफ कांवड़ यात्रा और एक तरफ चारधाम यात्रा, दोनों ही जोरों शोरों से चल रही है। ऐसे में प्रशासन ने क्या कुछ तैयारी कर रखी है? बिल्कुल भाग्य साहब, देखिए चारधाम यात्रा अभी पूर्ण से गुजारू में लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रत्येक दिन उत्तराखंड आ रहे हैं। इस बीच देखिए 13 जुलाई से हम देख सकते हैं कि महादेव का सावन पर्व भी जो है वो शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी कमर कस ली थी। जिस हिसाब से उम्मीद जताई जा रही थी कि करोड़ों की संख्या में चारधाम यात्रा में भी श्रद्धालु आएंगे, ठीक उसी की तर्ज पर श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो उसी की तर्ज पर जो है प्रशासन की उम्मीद लगा रहा है कि चारधाम यात्रा के साथ ही कांवड़ यात्रा जो शुरू हो रही है, इसमें भी अब करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु है भोले के भक्त, उनके हरिद्वार पहुंचने की जो है वो उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि लगभग 2 साल बाद जो है अब कांवड़ यात्रा को जो है वो हरी झंडी दी गई है। प्रशासन की तरफ से कौन तैयारियां जो है इसको लेकर चल रही है। रूट डाइवर्जन की बात करें, क्योंकि रूट डाइवर्जन में चारधाम यात्रा भी चल रही है। कई यात्री जो है वो राजस्थान, दिल्ली, यूपी से जो है वो उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, तो उत्तराखंड आने के लिए जो है पहला पड़ाव उनके
उनके लिए बेहतर रहता है वो हरिद्वार को डाइवर्ट करते हुए मुजफ्फरनगर से ही उन्होंने मंगलोर होते हुए ऐसे तमाम क्षेत्रों को डाइवर्ट किया है और देहरादून होते हुए ही सभी श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा पर जाना पड़ेगा, जिनको हरिद्वार नहीं जाना है। जिनको हरिद्वार एक तरीके से श्रद्धालुओं की सिर्फ इच्छा होती है कि चारधाम यात्रा शुरू करने से पहले गंगा में आस्था की डुबकी लगा के हम चारधाम यात्रा की शुरुआत करें, तो उनको विभिन्न मार्गों पर जिस तरीके से जो है वो डाइवर्ट प्रशासन में करे हुए हैं, उन रूटों से होते हुए पार्किंग पे अपने वाहन लगा के सब गंगा स्नान करके सब अपने चारधाम यात्रा के मार्ग जो प्रशासन ने डिसाइड करे हुए हैं कांवड़ यात्रा के साथ साथ उन मार्गों पर जा पाएंगे। अब देखने वाली बड़ी बात होगी बाकी था कि कितनी संख्या में कांवड़ यात्री इस बार यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि 2 साल बाद हम देख रहे हैं कि लोगों में भी काफी एक तरीके से श्रद्धालुओं में भी काफी हर्षोल्लास के साथ चारधाम यात्रा में दर्शन करने पहुंचे हैं। तो ठीक उसी की तर्ज पर हम देखेंगे कि भोले के भक्त भी गंगा में हमें डुबकी लगाते हुए और अपने अपने यहाँ पे नीलकंठ में भी अपना गंगा जल लेके अपने अपने श्रद्धालुओं की ओर जाएंगे। कृष्णा, प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की है कांवड़ियों के लिए? उनके रुकने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, रूट डाइवर्ट किए गए हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल, देखिए व्यवस्थाओं की अगर आप बात करें तो तमाम जो पार्टी होती है और संगठन होते हैं तो उनकी तरफ से जो है वो जगह जगह पर जो कांवड़ यात्रियों के रूट होते हैं, कई पैदल मार्ग के होते हैं तो कई वाहन मार्ग के होते हैं, वहाँ पर तमाम जो है वो लोगों की तरफ से लगाया जाता है। एक तरीके से कह सकते हैं भंडारे का आयोजन जो है वो काफी दिनों तक चला जाता है, जिसकी तैयारियां भी जोरों शोरों पर चल रही है। सभी संगठन और हम कह सकते हैं कि व्यापारी वर्ग के भी लोग जो है वो काफी ज्यादा सहयोग इन भंडारों में करते हैं, तो सभी इन तैयारियों में जुटे हैं क्योंकि काफी कम समय रह गया है कांवड़ यात्रा शुरू होने में। तो अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जब कांवड़ यात्रा को लेकर एक बयान दिया था तो उन्होंने भी कहा कि इस बार करोड़ों की संख्या में कांवड़ भक्त है उनके पहुंचने की उम्मीद जो है वो हरिद्वार में जताई जा रही है। तो ठीक उन्होंने उसकी तर्ज पर सभी कांवड़ भक्तों से अपील करी है कि जो भी एक एक भक्त जो उत्तराखंड में आ रहा है वो उत्तराखंड में एक एक पौधा जरूर लगा के जाए, ये उन्होंने तो इससे अपील करी है, कोई जोर जबरदस्ती किसी पर नहीं करी है। और प्रशासन से भी उन्होंने कहा है कि सभी से सहयोग मांगे ताकि अगर 4 करोड़ भोले के भक्त उत्तराखंड आते हैं तो उनमें से 2 करोड़ पौधे लगते हैं, तो उसमें से उत्तराखंड का हम कह सकते हैं कि पर्यावरण और हरियाली जो है वापस लौट पाएगी, उसमें भी काफी ज्यादा सुधार हो पाएगा। कोई भी उत्तराखंड आए तो उसको हरियाली जो है वो बरकरार उत्तराखंड में लगातार दिखेगी। तमाम तैयारियों के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कांवड़ यात्रा को लेकर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, लगातार वो मॉनिटरिंग बैठकें भी कर रहे हैं। खुद डीजीपी उत्तराखंड के अशोक कुमार भी इस पूरे मामले पर एक्टिव है। सभी राज्यों से संबंधित, चाहे हरियाणा की बात करें चाहे राजस्थान की चाहे यूपी की, सबसे डीजीपी से भी पूरी वार्तालाप उनकी होती है। पूरा ट्रैफिक साइड जो है सभी राज्यों ने अपने बैठक कर लिया है। ठीक है कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट देने के लिए। और उत्तराखंड राज्य में स्थित 2 धाम केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। इसी क्रम में बद्रीनाथ धाम मंदिर के दीवार पर आई दरार के उपचार को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने रिपोर्ट तैयार कर ली। इसके साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसके उपचार के लिए 5 करोड़ रुपए का एस्टिमेट भी तैयार किया है, जिससे बद्रीनाथ धाम मंदिर के दीवार पर आई दरार को भरने के साथ ही मंदिर के पीछे ग्लेशियर से सुरक्षा के लिए एक अन्य दीवार का निर्माण भी कराया जाएगा। जहां बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि मंदिर के दाहिनी और दीवार में हल्की दरार नजर आने पर इसके उपचार के संबंध में एएसआई से अनुरोध किया है। मॉनसून के बाद वह उपचारात्मक कार्य शुरू करेंगे। ये मंदिर में दरार नहीं है, ये जो सिंह द्वार है, सिंह द्वार के दाहिनी तरफ हल्के से कुछ क्रैक्स वगैरह दिख रहे हैं, जिसका कि एएसआई के द्वारा में अध्ययन किया गया है, परीक्षण किया गया है और उन्होंने विस्तृत इसमें रिपोर्ट तैयार की है जो शीघ्र ही हम तक प्राप्त हो जाएगी। और उसके बाद शासन स्तर से भी उस मामले को जो भी टेक्निकल जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा भी उसकी स्टडी कराई गई है और इसका जो उसमें जो दरारें हैं उनको कैसे करके दूर किया जाए, वो जो समस्या है उनके लिए शासन स्तर से प्रक्रिया चल रही है और उसके लिए टेंडरिंग वगैरह की प्रोसेस भी शुरू हो चुकी है। ऐसा कोई नुकसान और खतरे की उसमें बात नहीं है, वो हल्के से दरारें हैं और क्योंकि भविष्य की दृष्टिगत उसको हमको लगा कि ये आवश्यक है, किसी प्रकार से कोई भविष्य में किसी प्रकार से कोई खतरा पैदा ना हो, उस दृष्टि से एएसआई को कहा गया था। एएसआई ने उसका अध्ययन करके पूरी अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली है और उस पर शीघ्र ही काम शुरू हो जाएगा।
पहाड़ों में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं और बागेश्वर में बिजली प्रभावित इलाकों में आपूर्ति जल्द सुचारू करने के निर्देश भी जारी किए गए। वहीं बागेश्वर में बंद सड़कों को खोलने का प्रयास जारी है और आपदा के आने से सभी जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा रही है। इसके अलावा क्विक रिस्पांस टीम को भी जिम्मेदारी तय की गई है कि सड़कों को बंद होने की जानकारी जल्द से जल्द मिले और आवाजाही को तुरंत सुचारू किया जाए। वहीं कमिश्नर ने लोक निर्माण विभाग और फॉरेस्ट की टीम को आपदा प्रबंधन के लिहाज से 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। नैनीताल में और उधम सिंह नगर में मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स तो कहीं पे भी बंद नहीं हैं। हमारी बागेश्वर में अभी कुल मिला के 5 सड़कें बंद हैं और पिथौरागढ़ में 4 सड़कें बंद हैं, लेकिन सभी में काम चल रहा है। बागेश्वर में कपकोट में 7 गांव हैं जिनकी बिजली अफेक्टेड है, तो इसमें चीफ इंजीनियर जो यूपीसीएल के हैं इनको बोला गया है कि ये शाम तक सुचारू करें यहाँ पे बिजली की व्यवस्था को। एक गाँव है जो फिर भी छूट जाएगा, आज शाम तक नहीं हो पाएगा, उसकी डेडलाइन कल 5 बजे तक की दी गई। देखिए, इसके बड़े क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं बरसात के, कि बरसात अब क्योंकि शुरू हो ही चुकी है। पहला निर्देश तो मेरा यही है कि जहाँ पे आपको पता है कि अक्सर आपदा आती रहेगी, पहाड़ गिरते हैं, वहाँ पे साइनेजेस मैं देख रहा हूँ कि अभी भी लगते हुए नहीं दिख रहे हैं और इसमें बड़ी जल्दी अब डिपार्टमेंट्स पे भी कार्रवाई करूँगा और डीएम्स की भी जिम्मेदारी तय करूँगा कि वो खुद देखें इसको कि कॉशन साइनेजेस लगे हुए हों। जो स्लाइड जोन निरंतर वाले हैं या नदी नाले निरंतर वाले हैं, उसके आसपास ही अगर कोई दुकान है या ग्राम पंचायत है या कुछ और बॉडी है, तो उससे हम अग्रीमेंट्स कर लें कि वो लोग फंसते हैं तो उनको चाय पानी या खाने पीने का सामान एन मौके पे ना दौड़ना पड़े, उसके लिए वो वहाँ पे हमें एक तरह से मिल जाए। थर्डली, जो हमारे इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स हैं उसमें फॉरेस्ट के और पुलिस के दोनों के वायरलेस सेट वहाँ पे हों। पहाड़ों में हो रही लगातार बरसात के चलते गौला बैराज और गौला नदी में भारी मात्रा में पानी के साथ सिल्ट आने से हल्द्वानी शहर की आधी पेयजल सप्लाई ठप हो गई। जल संस्थान शहर की पेयजल व्यवस्था को गौला नदी से उपलब्ध कराता है। नदी के पानी के साथ गंदगी आने से जल संस्थान के फिल्टर ने काम करना बंद कर दिया है, जिससे शहर की पेयजल व्यवस्था ठप हो गई है। पेयजल के लिए शहर में हाहाकार मचा हुआ है। जिन क्षेत्रों में पानी नहीं आ रहा है उन जगहों पर जल संस्थान टैंकरों के माध्यम से पानी उपलब्ध कर रहा है। जल संस्थान के अधीक्षण अभियंता जल संस्थान विशाल सक्सेना ने बताया कि जिन क्षेत्रों में पानी की सप्लाई बंद है उन क्षेत्रों में टैंकर के माध्यम से पेयजल व्यवस्था की जा रही है। जब तक गौला नदी का पानी साफ नहीं हो पाएगा तब तक फिल्टर प्लांट काम नहीं करेगा। पिछले 2 दिन से हल्द्वानी में और आसपास के शहर में काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, जिसकी वजह से जो गोला का डिस्चार्ज है वो करीब 9000 क्यूमेक के आसपास चला गया है और जिसके कारण से गोला के गेट भी खोलने पड़े हैं और सप्लाई भी जल संस्थान को नहीं हो पा रही है गेट खुलने के कारण, और सिल्ट भी काफ़ी मात्रा में आया है जिससे कि प्लांट जो है वो चलने की स्थिति में नहीं है। इस कारण से जो है अभी पानी नहीं लिया जा रहा है। जैसे ही सिल्ट की मात्रा थोड़ी कम होती है प्लांट में पानी लेकर के जो है पेयजल सुचारू कर दिया जाए। खबर देहरादून से है, जहां बजरंग दल के द्वारा हिंदू आस्थाओं पर लगातार कठाराघात करने वाले घिनौने लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया और काली के निर्देशक लीना मणि मेकलाई के पोस्टर लगाए गए। दरअसल वामपंथी मानसिकता से ग्रसित हिंदू देवी देवताओं को लेकर गलत ढंग से डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली हिंदू धर्म की देवी मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। इसमें देवी का पोशाक पहनी एक महिला धूम्रपान कर रही है। बैकग्राउंड में समलैंगिक समुदाय का झंडा लगा है। यह एक अत्यंत घिनौना और हिंदू समाज के महान मूल्यों पर एक बड़ा प्रहार है और बजरंग दल इस नीचता को किसी हाल में नहीं सहेगा। और अगर यह डॉक्यूमेंट्री ओटीटी व डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई तो इसका जोरदार विरोध सड़कों पर होगा। इस डॉक्यूमेंट्री के लीगल कंटेंट किसी भी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित न हो और साथ ही केंद्र सरकार द्वारा सूचना प्रसारण मंत्रालय सेंसर बोर्ड द्वारा इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर अश्लील व भड़काऊ दृश्य सील किए जाए।
हिंदू आस्थाओं के ऊपर जिस प्रकार से कुठाराघात किया जा रहा है, जिस प्रकार से हिंदू देवताओं को अपमानित करने का चलन पूर्व से चलता आ रहा है, अब बजरंग दल उसको कदापि नहीं सहेगा और ना ही सहेगा हिंदू समाज। सड़कों पर उतरकर आंदोलन होंगे जहां एक समुदाय इस निंदा पर लोगों की गर्दनें तक काट दे रहा है। क्या हम कानूनी सहायता भी नहीं ले सकते क्या? जो लोग हिंदू देवताओं को अपमानित करने के लिए इस तरह का चित्रांकन करते हैं, उन्हें तनिक भी भय कानून का नहीं, तनिक भी भय हिंदू समाज का नहीं, लेकिन यह भय उन्हें दिखाना पड़ेगा, चाहे वो कानून के माध्यम से हो या सड़कों पर हिंदू सैलाब उतरेगा उसके माध्यम से हो, लेकिन उन्हें चोट देनी पड़ेगी। और बजरंग दल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भविष्य में इस डॉक्यूमेंट्री को डायरेक्ट करने वाले लोगों का अगर आगमन इस देवभूमि में हुआ तो उनका जूतों से स्वागत किया जाएगा, उनका मुंह काला करके यहाँ से दौड़ाया जाएगा। ये चेतावनी है बजरंग दल की ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले लोगों को और ऐसे लोगों को जो देवी देवताओं को अपमानित करते हैं। श्रीनगर में गुलदार के घर में आने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची वन विभाग व पुलिस के जवानों ने करीब कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को पिंजरे में कैद किया। दरअसल श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा विहार में स्थित एक घर की गैलरी के बीच में गुलदार फंस गया। गुलदार को देखते ही स्थानीय लोग दहशत में आ गए। गुलदार के आवासीय भवन में होने की सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग व पुलिस के जवानों ने किसी तरह गुलदार को बेहोश कर गैलरी से बाहर निकालकर पिंजरे में कैद किया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गुलदार की उम्र 1.5 साल के करीब है। बताया कि श्रीनगर के आसपास के क्षेत्रों में आवासीय भवन बनने से गुलदार को पानी पीने के लिए अलकनंदा नदी में जाना होता होगा। इसी दौरान यहां आवासीय बस्तियों के करीब आ रहा है। 1.5 साल से ऊपर है। और जहाँ तक जो मुझे लग रहा है श्रीनगर क्षेत्र में कि लेपर्ड का कॉरिडोर लगभग ख़त्म हो गया है, हर जगह मकान बन गए हैं, फेंसिंग हो गई है और इसको कहीं ना कहीं जो है पानी पीने के लिए अलकनंदा नदी में जाना होता है। तो इनके समय का कुछ पता नहीं होता है, कभी सुबह जाते हैं कभी रात को जाते हैं और जब ये लौटते हैं तो चहल पहल शुरू हो जाती है और उसके अपने को बचने के लिए वो कहीं ना कहीं घुस रहा है। तो मेरा श्रीनगर क्षेत्र के वासियों से निवेदन है कि वो अपनी ओपनिंग्स को बंद रखें और लेपर्ड के साथ में जो है हम सब लोगों को जीना है। और लिविंग विद द लेपर्ड अब एक नया हमारा वो चल रहा है और लेपर्ड के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप अपनी ओपनिंग को वक्त पर बंद कर देंगे, मॉर्निंग में बंद कर देंगे, रात को बंद कर देंगे तो सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। और सब लोगों को ये है कि अपने लाइट को खुली रखें ताकि जो है कोई भी लेपर्ड अगर कोई भी वाइल्ड एनिमल वहाँ से गुजर रहा है तो आपको दिखाई देता है। एक तो देखने का भी नहीं था वहाँ पे और आदमी के जाने की तो आप सोच ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल जो बहुत पतला आदमी है वही घुस सकता था वहाँ पे। बहरहाल हमने उसको सेडेटिव ट्रैंक्विलाइज करके उसको अपने कब्जे में ले लिया और उसे वन विभाग को सपोर्ट कर दिया है। और ये मेल लेपर्ड है और 13 उधम सिंह नगर के किच्चा में इस्कॉन संस्था के तत्वावधान में जगन्नाथपुरी धाम की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। नगर के तमाम स्थानों पर फूलों की वर्षा के साथ शोभा यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया और इसी दौरान जगन्नाथ भगवान, माता सुभद्रा एवं भाई बलभद्र को सुंदर झांकी आकर्षण का केंद्र बनी रही। नगर के रुद्रपुर मार्ग से प्रारंभ हुई जगन्नाथपुरी यात्रा दीनदयाल चौक, मुख्य बाजार, महाराणा प्रताप चौक, बरेली रोड होती हुई आवास विकास पर पहुंचकर समाप्त हुई। जगन्नाथपुरी यात्रा में उपस्थित सैकड़ों श्रद्धालुओं के हरे राम हरे कृष्णा के गगनचुंबी जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। इस्कॉन संस्था के सदस्य रितेश बन्ना ने बताया कि देश भर के 180 स्थानों पर संस्था के तत्वावधान में जगन्नाथपुरी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, इस शोभा यात्रा का ये उद्देश्य है कि हमारे जो दादा गुरु थे श्रीला जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी, ये जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा निकलती है पुरी में निकलती है। वहाँ पे भगवान जगन्नाथ जी, उनकी बहन सुभद्रा माता और उनके भाई बलभद्र जी ये रथ यात्रा में होते हैं और उसी के कॉन्सेप्ट पे ये रथ यात्रा हमारे जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी ने निकाली थी। तो उन्होंने ये इस्कॉन के थ्रू ही हम लोग रथ यात्रा निकालते हैं और आज पूरे इंडिया में 180 जगह ये रथ यात्रा निकल रही है। तो इसको प्रारंभ करने वाले हमारे जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी थे, उनके हम बहुत आभारी हैं। तो हम किच्छा के भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस यात्रा को इतना विहंगम बना दिया है और इतना बड़ा करके बनाया है।
उधम सिंह नगर के किच्चा में उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन की बैठक कर तमाम समस्याओं को लेकर चर्चा की गई और संविदा कर्मचारियों को आगामी रूपरेखा तैयार करने को कहा। दरअसल विद्युत वितरण कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अंकित कुमार एवं प्रदेश महामंत्री योगेंद्र विशाल ने कर्मचारियों को संबोधित किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि संविदा कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर कई बार शासन स्तर पर ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की गई है, लेकिन अभी तक कर्मचारी हित में शासन ने कोई फैसला नहीं लिया। संविदा कर्मचारियों को 1% का महंगाई भत्ता दिए जाने और ITI प्रशिक्षण प्राप्त मीटर रीडर को कुशल श्रेणी का वेतन दिए जाने की मांग उठाई। इस मौके पर तमाम कर्मचारी मौजूद रहे। इससे जो हम लोग संविदा कर्मचारी हैं, अपनी महंगाई को देखते हुए हमारे वेतन भत्तों की बढ़ोतरी जो नहीं हो रही है, उसके लिए हमारी आपस की एक मीटिंग थी कि हम सरकार को और विभाग को अपने ज्ञापन दें। उसी की आज हमारी तैयारी चल रही थी। पिछले जो हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, अभी उन्हीं सारे मुद्दों पे हमारी चर्चा भी थी कि उसमें हमें आगे किस तरीके से हैंडल करना है। सरकार जो अपना पक्ष नहीं रख रही है काफ़ी लंबे समय से, उसके विषय में भी हमारी थी कि आगे की हमारी रणनीति क्या होगी ताकि हम कर्मचारियों को उनके अधिकार का लाभ। मसूरी नगर पालिका प्रशासन की टीम बस स्टैंड पर अनाधिकृत रूप से हो रहे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई करने पहुंची तो लोगों ने पालिका प्रशासन की टीम का घेराव किया और जमकर विरोध किया। वहीं लोगों के भारी विरोध को देखते हुए नगर पालिका की टीम को बैरंग वापस लौटना पड़ा। उनका कहना है कि नगर पालिका का बस स्टैंड क्षेत्र से कुछ लेना देना नहीं है और जिस जगह पर अतिक्रमण की बात नगर पालिका कर रही है वहां लोक निर्माण विभाग एक अधीन आता है। ऐसे में नगर पालिका प्रशासन गिने चुने लोगों को निशाना बना रही है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की शह पर नगर पालिका की बेशकीमती जमीनों, हवा घरों पर लोगों ने कब्जा कर लिया है, लेकिन नगर पालिका द्वारा कार्रवाई नहीं जा रही है क्योंकि नगर पालिका प्रशासन और जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने कहा कि अगर अतिक्रमण को हटाना है तो संपूर्ण मसूरी से स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जाए, जिसका सभी लोग समर्थन करेंगे। किसी के लिए न्याय है तो पूरे उसके लिए न्याय है, ये नहीं कि कुछ लोगों को आगे रोज परेशान किया जा रहा है। यहाँ पूरे शहर में अब अतिक्रमण देखिए, एक लिस्ट बनाइए, उसमें देखिए किसने क्या किया। आप लेके कुछ लोगों को इस तरह से मजबूर किया जा रहा है कि वो कहाँ जाएंगे बताओ। और बरसात का मौसम में पिछली बार भी आपदा में इन लोगों के घर टूटे थे, तब वो नहीं हो पाई। तो ये देखिए, मैं ये कहती कि अन्याय किसी के साथ नहीं होना। किच्चा में सड़क किनारे खड़ी स्कूल बस को अनियंत्रित ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। घटना के दौरान बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना की सूचना से परिजनों एवं स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे परिजनों एवं स्कूल प्रबंधन ने घायलों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया। घटना में घायल 2 बच्चों का रुद्रपुर के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है और स्कूली बच्चों के परिजनों ने घटना के आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की पुलिस से मांग की है। जानकारी के अनुसार नगर के स्कूल की बस सितारगंज मार्ग पर स्कूली बच्चों को लेने के लिए रवाना हुई थी। इसी दौरान सिरसा चौकी के निकट सड़क किनारे खड़ी स्कूल बस को ट्रक चालक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। घटना के दौरान स्कूल बस में 23 छोटे बच्चे सवार थे और अचानक हुई दुर्घटना में कई बच्चे चोटिल हो गए। मौके पर मौजूद परिजनों की सूचना पर अन्य परिजन तथा पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई। हमारी बस बच्चे को स्टॉप से चढ़ा रही थी और पेरेंट भी वहीं पे मौजूद था और पीछे से एक बस ट्रक आ रहा था काफ़ी स्पीड में। उसके ब्रेक पता नहीं उससे लगे कि नहीं लगे, वो पीछे से आके हमारी बस में घुस गया, जिसके चलते जो पीछे वाली सीट पे हमारे 4-5 बच्चे बैठे थे उनके पैरों। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।